आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। ओसीएस पेंशन रूल्स 1992 में हुए बहुत सारे नए अमेंडमेंट, 20 प्रकार के नए पेंशन रूल्स जो एनपीएस और ओपीएस एम्प्लॉय के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए समझते हैं। वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से नए नए नियम आए हैं, जो अमेंडमेंट हुए हैं उसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और बहुत सारे अवेलेबल हैं वीडियो गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऑफिस जो मेमोरेंडम आया है, जो ओसीएस पेंशन रूल्स 1992 है, उसमें बहुत सारे रिसेंट अमेंडमेंट किए गए हैं। और कौन सा अमेंडमेंट सब किए गए हैं उसको हम लोग चलिए देखकर समझते हैं। तो पहले वीडियो लंबा होगा थोड़ा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 5 जो है, सेकेंड कॉलम में क्या लिखा गया था ना, द रूल डजंट स्पेसिफिकली इंडिकेट हाउ टू ट्रीट द डे ऑफ रिटायरमेंट, द डेथ, वेदर द एम्प्लॉय वाज एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी ऑन लीव और अदरवाइज और अंडर सस्पेंशन। अर्थात आप लोग अगर रिटायरमेंट के दौरान अंडर सस्पेंशन में है या फिर एब्सेंट है फ्रॉम द ड्यूटी और लीव में है, तो उस दिन को, रिटायरमेंट के दिन को क्या समझा जाएगा, ठीक है। तो रिसेंट जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें क्लियर कट लिखा गया है, अगर आप लोग लीव में हैं या फिर एब्सेंस है फ्रॉम द ड्यूटी या फिर सस्पेंशन में है, तब जो रिटायरमेंट का दिन है वो भी लीव में ही जाएगा। अगर लीव में है या फिर एब्सेंस है तो एब्सेंस में जाएगा, या फिर सस्पेंशन में है तो उस रिटायरमेंट का दिन सस्पेंशन में ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या रूल है। रूल नंबर 7 सेकेंड कॉलम में क्या लिखा गया है, द एक्सप्लेनेशन अंडर दिस रूल प्रोवाइड्स डेफिनेशन of departmental proceedings, judicial proceedings. There is provision for sanction of provisional pension in case of pendency of such proceedings and withholding final pension gratuity. इसका मतलब है, अगर आप लोगों के ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही है या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, तो आप लोगों को प्रोविजनल पेंशन अलाउ कर दिया जाता था और फाइनल पेंशन ग्रेचुइटी को विथ होल्ड कर दिया जाता था, अर्थात होल्ड कर दिया जाता था। लेकिन जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है उसमें आप लोगों को फाइनल पेंशन, जो रेगुलर पेंशन होता है, उसको देने की बात की गई है, और ग्रेचुइटी एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट जो है उसको आप लोग सैंक्शन करा सकते हैं अगर भी आपको ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। अगर आपका जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको ऊपर रोक ना लगाएं, तब आप लोग प्रोसीडिंग कर सकते हैं, और आपका जो फाइनल पेंशन, आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेचुइटी है, सब लोग सबको सैंक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे नियम है, चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 34 जो 4 नंबर कॉलम है, उसमें क्या लिखे है, नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड टाइम फ्रेम फॉर विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन टेंडर्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अर्थात आप लोग रेजिग्नेशन लेटर दे दिए हैं और उसको आप चाहते हैं कि रेजिग्नेशन हटवाकर फिर से नौकरी में ज्वाइन कर लें, ठीक है। लेकिन पहले किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं था, लेकिन अभी जो टाइम फ्रेम दिए गए 90 डेज के अंदर आप लोग अगर रेजिग्नेशन लेटर दे दिए हैं तो रेजिग्नेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, और आप लोग जॉब में फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो एम्प्लॉय के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट कर दिए गए, अमेंडमेंट किए गए, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 49 क्या कहा गया है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी जो था 15 लाख से 20 लाख था, लेकिन इसको चेंजेस कर दिए गए हैं, 20 लाख से 25 लाख कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रूल नंबर 56 का 5 है, देयर वाज नो स्पेसिफिक इंडिकेशन दैट स्पाउस इंक्लूड्स पोस्ट रिटायर्स। जो आप लोगों के लिए शॉर्टकट में बता देता हूँ, जो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ रहते थे और हस्बैंड रहते थे वो रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं पाते थे, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, जो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट पाने के लिए, ठीक है। बेनिफिट ऑफ फैमिली पेंशन पाने के लिए भी वो लोग क्लेम कर सकते हैं, और विडो तो पाना ही पाना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 56(5)(c) में क्या बोलता है ना, देयर वाज नो मेंशन अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ अ डिसेबिलिटी चाइल्ड। अर्थात आपका डिसेबल्ड चाइल्ड है, ठीक है, वो आपको ऊपर डिपेंड करते थे, लेकिन आपका जो डेथ होने के बाद उसको फैमिली पेंशन मिलेगा या नहीं, या फिर कैसा क्या प्रोविजन था वो क्लियर कट नहीं था। तो इसमें क्या कहा गया है ना, अगर आपका डिसेबल्ड चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं और आपका डेथ हो गया है, तो जो डिसेबल्ड चाइल्ड है उसको पेंशन दिया जाएगा फॉर लाइफ, अर्थात लाइफ टाइम के लिए उसको पेंशन दिया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट होता है क्या, नो स्पेसिफिक एक्ट एंड रूल्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑफ डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट वाज मेंशन्ड। तो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो निकाला जाता था उसको कौन से लोग देंगे, कैसे निकाला जाएगा, वो भी कन्फर्म नहीं था, लेकिन इसमें कन्फर्म कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2026, 2027, ये सब के ऊपर भी सॉरी 2016 एंड 17 के तहत निकाल सकते हैं। देन आपका जो डिजेबिलिटी चाइल्ड है, जो 56 में लिखा गया है क्या, ना आपका जो डिजेबिलिटी चाइल्ड है बाय द नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अर्थात आप जो नॉमिनी के तहत आप लोगों ने जब रखा है उसको भी नहीं, जो नॉमिनी भी नहीं रखते हैं, तो डिजेबिलिटी चाइल्ड जो है वो भी गवर्नमेंट के लिए पेंशन पाने के लिए योग्य होगा आपका, अगर डेथ होता है, फैमिली पेंशन पाने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखा गया था, आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, जो एनपीएस एम्प्लॉय हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट है, क्या के लिए, किस लिए एनपीएस एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है ना। एनपीएस में एक प्रोविजन है, अगर एम्प्लॉय का इन सर्विस डेथ होता है तो एनपीएस से आप लोग क्या कर सकते हैं, ओपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं और फैमिली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने ऑप्शन फॉर्म दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए एनपीएस एम्प्लॉय के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूपीएस में ऐसा कोई भी ऑप्शन मैंने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एनपीएस में अगर हैं, आपके लिए भी ये सब रूल जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या नियम है, देख लेते हैं। तो डिजेबल्ड ऑन मैरिड डॉटर, ये जो था जो बॉय के लिए, लेकिन यहाँ पर डॉटर जो है, डॉटर के लिए, अगर डॉटर ऑन मैरिड है और डिजेबल्ड है तो वो फैमिली पेंशन के लिए क्या क्या चेंजेस पाए ना, अगर वो मैरिड भी हो जाती है तब भी उसको फैमिली पेंशन मिलेगा, अगर उसका हस्बैंड का इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बी टू रूल नंबर 56(5)(c) के तहत में डिजेबल्ड डॉटर को भी मैरिड हो जाने के बाद भी उसको फैमिली पेंशन मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, ये फैमिली पेंशन के ऊपर और भी बहुत कुछ किया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो फैमिली पेंशन के लिए बार बार मंथली स्टेटमेंट दिया जाता था, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब को हटा दिया गया है, हैज बीन डिलीटेड। डिजेबल्ड डॉटर शैल गेट फैमिली पेंशन इवन आफ्टर हर मैरिज। तो आफ्टर मैरिज के बाद भी वो डॉटर जो है क्या कर सकती है ना, जो पेंशन है उसको पा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है ना। जो इसमें लिखा गया है, विडो, डिवोर्स, डिजेबल्ड, widowed, disabled, divorced daughters beyond the age of 25 years have been extended family pension benefit till their remarriage or death तक भी वो फैमिली पेंशन पा सकती है। तो इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड दैट सच डॉटर shall be eligible for family pension if she was dependent on her father or mother who was the government employee at the time of death। ठीक है, तो उसमें इसका मतलब है डॉटर जो डिजेबल्ड है वो मैरिड के बाद भी, मैरिज के बाद भी फैमिली पेंशन पा सकती है अगर उसका पति का इनकम 5 लाख से कम है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या डिजेबल, और भी बहुत सारे नियम दिए गए हैं, तो आप धैर्य से सुनिए उसको। हम आप लोगों के जो हमारा चैनल है सरकारी गणित टेलीग्राम चैनल, उसमें भी शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट फैमिली पेंशन टू डिजेबल्ड चाइल्ड वाज पेड थ्रू गार्डियन के दौरान पाया जाता था, दिया जाता था, लेकिन इसमें आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ ए पर्सन गार्डियन, इसकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, और एक बात जरूर जान लीजिए, जो फैमिली पेंशन है, 2 फैमिली पेंशन अलाउ कर दिया जाएगा, मैक्सिमम 2 फैमिली पेंशन, 12,000 पर मंथ इन केस ऑफ 2 एनहांस्ड फैमिली पेंशन, 12,000 पर मंथ इन केस ऑफ 1 एनहांस्ड फैमिली पेंशन एंड अदर एट नॉमिनल रेट। ठीक है, जो उसको चेंजेस कर दिया गया, क्या चेंजेस किए गए हैं ना, पहला तो लिखा गया है कि 50% ऑफ द हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट पर मंथ इन केस ऑफ 2 एनहांस्ड फैमिली पेंशन, 50% ऑफ हाईएस्ट पे इन केस ऑफ गवर्नमेंट पर मंथ। ठीक है, इसको आप लोग और थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। देन इसमें और भी कुछ लिखा गया है, जैसे कि 56 में earlier there was no provision of the set rules for giving details of family members after retirement of the गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो पहले तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन दिया जाता था उसमें सही तरीके का इन्फॉर्मेशन देने के लिए फॉर्म नहीं था, अभी फिलहाल फॉर्म डी हो गया है, उसमें आप लोग रिटायरमेंट के बाद भी आप लोग रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अटैच करके दे सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, अगर आपका डेथ होता है तो पेंशन पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और भी बहुत सारे रूल्स हैं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो चेकआउट कर सकते हैं।
और फैमिली पेंशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग चाहेंगे तो चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।